हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का जो नीट का PYQ है उसमें, ठीक है, 51 से आई थिंक 100 तक इसमें 50 क्वेश्चन है जिसे हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई होप स्क्रीन पे, ठीक है, कि मैच ऑफ द लिस्ट 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जिस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, जिस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, सेम उसी तरह से यहाँ पे चीज़ों को करना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 1 मोल ऑफ H2O और 2O2। तो जैसे हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखना H2O लेते हैं। ठीक है, H2O को क्या करते हैं कि 1/2 O2, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद 2H+ आएगा। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में अगर इसे हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इस तरह के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि जो हमें चाहिए क्या, फेराडे रिक्वायर्ड, कि कितना फेराडे का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2। जब इसे हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कि हाँ 2 फेराडे का रिक्वायरमेंट होगा। तो जो 1 होगा, जो इसका 1 है, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से जो 1 का है, 1 का कितने पे आएगा, 2 पे। तो 1 पे 2 हम देखेंगे तो इस 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस 2 ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिर यहाँ पे आओगे तो मान लो कि ए वाला आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मान लेते हैं कि हम लोग इस कैल्शियम वाले को लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कैल्शियम में क्या है, कैल्शियम 2+ बनाएगा और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये भी 2 फेराडे होना चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1.5 मोल ऑफ Ca है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर 1.5 से गुना करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 फेराडे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी का ऑप्शन हो जाएगा 3 फेराडे, सी का ऑप्शन हो जाएगा 3 फेराडे। तो अब हम लोग देखेंगे कि सी का ऑप्शन 1 कहाँ पे है, तो सी का ऑप्शन सिर्फ 1 में है। ठीक है, सी का ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे तो जो सी का ऑप्शन है सिर्फ 1 में है, तो सी वाले को हम लोग 1 में मिलाएंगे तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को एलिमिनेट करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें आपको दिक्कत हो रही हो तो उसमें आप इस तरह से इसे जल्दी से कर सकते हो। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं अगले आगे की क्वेश्चंस क्या है, क्या आप बता रहे हैं वो हमें। 1 मिनट, तो हाँ ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि विच रिएक्शन इज़ नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आप रेडॉक्स रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझते होगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखना H+ है, क्वेश्चंस देखना यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस को देखना। जैसे आपको पता है, सबको पता होता है कि ए जब सिंगल एटम के तौर पे मौजूद होता है, जैसे Cl2 है। ठीक है, तो ए ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। उसके बाद बन क्या रहा है, उसके बाद बन रहा है 2HCl। ठीक है, तो 2HCl बनेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 चार्ज, और यहाँ पे -1 चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 था और यहाँ पे क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -1 हो गया। तो हमें इतना पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शंस भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ विच रिएक्शन इज़ नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे तो रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इस ऑप्शन को तो हम चूज करेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है कि विच इज़ नॉट, तो पहले ऑप्शन को काट देते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शंस को हम लोग इसे इस तरह से एलिमिनेट करेंगे कि ए तो नहीं होने वाला है, पहला भी नहीं हो। उसी तरह से आप चेक करोगे ना तो आपको जस्ट थ्री वाले में भी दिख जाएगा कि यहाँ पे Zn है, उसके बाद यहाँ पे सेम, देखो सेम प्रोसेस है, कोई इसमें मतलब वो तामझाम है ही नहीं करने के लिए। ठीक है, देखो Zn यहाँ पे मुक्त अवस्था में है, बोले तो फ्री आयन के फॉर्म में है, तो Zn अगर फ्री आयन के फॉर्म में है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। उसके बाद अगर Zn करेंगे तो Zn करेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो फिर यहाँ वही चीज़ें हो रही हैं, रेडॉक्स रिएक्शन उसे ही बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशंस भी हो रहा हो और रिडक्शंस भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन में है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कॉपर जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो फिर ए ऑप्शन भी क्या है, ए ऑप्शन भी मेरा जो है नहीं होगा, और सेम उसी तरह से 4 ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शंस जो है वो दिखाएंगे शायद। 1 मिनट, अगर आप इसे यहाँ पे देखोगे तो +2 +2 +5,
अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसे देखें इस एलिमेंट को, तो ए भी जो यहाँ पे 4 वाला है के Cl4 3 है, तो यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ए भी रेडॉक्स रिएक्शंस को दिखा देगा, ठीक है। 4 का अगर 4 देखोगे तो 4 भी रेडॉक्स रिएक्शंस को दिखाएगा। तो ऑप्शन जो 2 है हमारा, ऑप्शन 2 हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये रेडॉक्स रिएक्शंस को नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे देखना है हमें कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे है, ठीक है। देखो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपको पता ही होगा, आई होप, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में ही, जैसे यहाँ पे जैसे देखो एक मॉलिक्यूल में बनाया यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगा है, और इसी मॉलिक्यूल में भी कोई यहाँ पे कुछ लगा है, कुछ भी एटम, और इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। मतलब सेम मॉलिक्यूल में ही जब बॉन्डिंग लगेंगे तो उसे बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो अब इस जो तीसरा एलिमेंट है, यहाँ पे जब आपको तीसरा एलिमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो तीसरा एलिमेंट है, ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप NO को इस तरह से डिस्क्राइब करोगे पूरे उसके स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो N आएगा, N डबल बॉन्ड O, उसके बाद इस तरह से, ठीक है, ये इसमें लगा है, और उसके बाद यहाँ पे बेंजीन का रिंग बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा है, तो ये जो OH है, ये H है, इस ऑक्सीजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 3 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये तो बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है। फेलिंग सॉल्यूशंस ए, देखो फेलिंग सॉल्यूशंस दो तरह के देते हैं, ठीक है, दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशंस ए जो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे अगर मतलब आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चंस, यहाँ तक के क्वेश्चंस हो गए। अब हमें देखना है 54 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं 55 क्वेश्चंस नंबर पे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो हम लोग मोल, मोलरिटी ये सब निकालने के लिए सीखते हैं, सेम वही है, ठीक है। तो देखना है यहाँ पे क्वेश्चंस, आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोल HCl, ठीक है। सॉल्यूशन, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चंस को समझना, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे कि NaOHCl प्लस HCl, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास है NaOH प्लस HCl, इसे रिएक्ट कराओगे तो पता है कि बेस और एसिड मिलेगा, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो मास ऑफ NaOH अगर निकालोगे तो NaOH का मास कितना दिया गया है। अगर मास ऑफ हम लोग NaOH को निकालते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कितना, 1 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, मास ऑफ NaOH हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसके NaOH का मोल निकाल ले, ठीक है, कि इसका मोल्स कितना होगा, तो मोल्स आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। चलो मोल्स निकाल लो, तो इसका मोल्स निकालोगे तो 1/4, ठीक है, मोल्स आएंगे, ठीक है। मोल्स निकालना है इसका, किसका, NaOH का। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/4 को बस डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करके हम लोग लिख देते हैं 0.025 मोल्स, ठीक है। अब इसी मोल्स को आप मिलीमीटर में भी बदल सकते हो, मिली मोल्स में बदल सकते हो। तो मिली मोल्स में बदलोगे तो 25 मिली मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आगे हमें क्या करना है कि मिली मोल्स ऑफ HCl का निकालना है, ठीक है। कि जो ये दिया है इसे भी हम लोग मिली मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस में ही कि यहाँ पे 0.75 मोल दिया गया है, ठीक है। तो इसे मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 ml जो है
उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 18.75, 18 इंटू 75 मिली मोल्स, ठीक है। ए आ गया मेरा। तो हमने जो NaOH का मिली मोल्स था वो कितना था, 25, और इसका 18.5, ठीक है। मिली मोल्स ऑफ NaOH अनरिएक्टेड। अब हमें देखना है कि कितना मिली मोल्स जो है वो अनरिएक्टेड, मतलब रिएक्ट नहीं किया उससे, ठीक है। तो 25 इंटू, यहाँ पे देखोगे 25 इंटू 18 माइनस 75, माइनस कर दो तो 6.25 मिली मोल्स आ जाएंगे। तो अगर मास की बात किया जाए कि कितना मास था, ठीक है, हमें तो मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा निकालने के लिए, सिंपल सा, मास अगर हमें निकालना है मास, तो हम क्या करेंगे, 14 इंटू 6.25 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 मिलीग्राम हमारा आंसर होगा, 250 मिलीग्राम। तो यहाँ पे हमें इसे टिक कर देना है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लिखने के लिए नहीं बन रहा है, नहीं तो आपको और अच्छे से समझ में आता। समझ में तभी आएगा जब आप मतलब इसे पढ़े भी हो पहले। अब डायरेक्ट आके सॉल्व करने लगोगे कि मैं आंसर देख लूँ, तब तो बनने से रहा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल था, पर इसके बाद वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान है। देखना, NH3 तो सबको पता होता है ना कि ये पिरामिडल शेप में होता है। अगर आप बात करोगे NH3 का, तो कैसे होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर लगाते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगाते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगाते हैं, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कैसे शेप में कि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, ठीक है। तो 4, तो अगर एक लोन पेयर होता है इस तरह से टेट्राहाइडल शेप में, अगर एक लोन पे जैसे कि चार हमें चाहिए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, अस्टेरिक नंबर 4 चाहिए, जिसमें से एक लोन पेयर है। तो एक अगर लोन पेयर होता है तो हमें पता है कि इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और ये याद भी होगा आपको, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि NH3 जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है। तो ये जैसे ही आप देखोगे तो ए का ऑप्शन 1 होगा। तो ए का ऑप्शन, ए जो है A1 में गया, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि A1 में किस में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि A1 में सिर्फ एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ए का ऑप्शन 1 में ट्राइगोनल पिरामिडल सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो आप आराम से इसे इजीली 3 मार्क कर सकते हो, और बाकी का फिर मैच कर लेना, ठीक है। Br2 कितना क्या हो जाएगा, चौथा स्क्वायर पिरामिडल, एंड C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और A हो जाएगा ऑक्टाहाइडल, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस को बहुत जल्दी बनाना हो तो चीज़ों को एलिमिनेट करके बना डालो, आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग अब आगे आते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखो। ये जो क्वेश्चन है 57 का, ठीक है। द EA वैल्यू ऑफ द Mn+3 एंड Mn+2 कपल इज़ मोर पॉजिटिव देन क्रोमियम 3+ एंड क्रोमियम +2 और Fe+3 एंड Fe+2 ड्यू टू चार्ज चेंज ऑफ D4 to D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। D3 to D5 कॉन्फ़िगरेशन एंड D5 to D4 कॉन्फ़िगरेशन एंड D5 to D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn, ठीक है, द रिक्वायर्ड चेंज ऑफ इज D5 to D4 इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन वाई द +3 स्टेट ऑफ Mn इज लिटल इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका जो है यहाँ पे ई नोट है, तो ई नोट हमें निकालना था, ठीक है। तो इससे करने के लिए तो इसका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा 3 क्या D5 to D4
D5 to D4, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 58 नंबर वाले क्वेश्चंस में। ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान है। ये देखो, यहाँ पे देखना, आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि टेम्परेचर कांस्टेंट किस में है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। उसके बाद आता है आइसोबारिक। आइसोबारिक में होता है प्रेशर कांस्टेंट। तो ये आ गया यहाँ पे। और एडियाबेटिक में होता है नो हीट एक्सचेंज। तो आप यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेना। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो हो गया। कैमा नंबर का क्वेश्चन था 58। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। 58 हो गया। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे। The activation energy of any chemical reactions can be calculated if one known as the value of, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ठीक है ना। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोवन द वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द कोलिजन्स, रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखना है। तो हमें पता है कि जो एक्टिवेशंस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log K1 प्लस K2 इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी 2.30 R 1/T2 माइनस 1/T1, ठीक है। तो इससे क्या बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेट इफ वन नोन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड टू डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एंड टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन होगा 2 इज़ द राइट आंसर। रेट कांस्टेंट होना चाहिए टू डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इसी से इसको कर लोगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं इस वाले क्वेश्चंस पे। ये 60 क्वेश्चंस, ठीक है। ए कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, C6H14 हैज़ 2 टर्सरी कार्बन, ठीक है। देखो 6 कार्बन बनाना है जिसमें से 1 2 3, ठीक है। और हमें चाहिए भी क्या, टर्सरी कार्बन भी चाहिए। तो एक कार्बन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और एक कार्बन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये टर्सरी कार्बन हो गया। उसी तरह से बोल रहा है कि 2 टर्सरी कार्बन, ठीक है, 2 टर्सरी कार्बन, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया, ठीक है। देखो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ए कार्बन, दिस कार्बन विल बी टर्सरी 3 डिग्री। एंड यहाँ पे देखो कार्बन अब काउंट करना, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 हो गया। अब पेरेंट चेन को काउंट कर लो, अब पेरेंट चेन को काउंट कर लो यहाँ से, ठीक है। तो पेरेंट चेन को काउंट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CH3, यहाँ पे भी आ जाएंगे CH3, ठीक है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन यहाँ पे हो गया पेरेंट चेन में और ये इसका सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप लगा हुआ है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस, ठीक है। यहाँ पे हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है √n + 2/n, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, जैसे यहाँ पे टाइटेनियम दिया है, ठीक है। तो टाइटेनियम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ए में क्या दिया गया है, टाइटेनियम आयन है +3 है, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो D1 स्टार्टिंग में ही है और D1 4s2 होता है, ठीक है।
और यहाँ पे +3 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा। ठीक है, इसका कितना होता है 21 ना, तो टाइटेनियम का 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 आया। ठीक है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा D1। ठीक है, तो अब D1 आया, n का मान कितना है 1 है, तो n का मान जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, जो D ब्लॉक का एलिमेंट का जो ग्रुप होता है, जैसे देखो अस्केडियम हमें मिलेगा, अस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो ये क्या है 21, 20, 21। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा D2 4s2 होगा, तो 2 यहाँ से गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो D1 आया। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना तो फिर ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो D1 आया, D1। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, अब n का मान क्या है 1 है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है n+2। अब n+2, अब n का मान 1 में डालो, तो 1 + 2 यानी कि 3, 3 × 3, तो √3 अगर कर दोगे, जैसे यहाँ पे √3 है, उसका रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1.73। ठीक है, तो 1.73 आया यहाँ पे मेरा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस, किसके लिए जो है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस, किसके लिए जो है ए, जैसे देखो ए में दिया गया है ABCDE, अब ए इस सब का जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा सेम होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि D1 में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे क्रोमियम, तो क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो D4 होगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो ए तो नहीं होने वाला है। ठीक है, ए और बी तो होगा ही नहीं, तो ए और बी तो हम लोग काट देंगे। ठीक है, ए भी नहीं होने वाला है। अब सी में जाएंगे, तो सी में देखेंगे कि Mn+2 जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 5 आया, तो 5 इलेक्ट्रॉन बना, तो 5.92 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो ए तो होने से ही रहा। उसके बाद अगर Fe+2 का बात किया जाए तो Fe+2 क्या बनाएगा। ठीक है, अगर Fe+2 है तो जैसे आपको पता है कि अस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 6 होता है, D6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे +2 है। ठीक है, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे जब हम लोग फिल करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 4.9 इतना के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगा ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग भी अच्छे से हो जाएगा इसमें। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, तो पेयर होने के बाद कितना आएगा, वही 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 4.90। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ, क्रोमियम जो है D4 जो एटम था यहाँ पे क्रोमियम का, और ये जो Fe+2 है, ये दोनों सेम, यानी कि B और D सेम होंगे, तो B और D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन और दिया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छे से पता है तो आप भी बता दोगे कि ये ऑप्शन तीसरा हो गया, क्योंकि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद सिलिकॉन का, तो ये आप मार दोगे, आराम से हो गया ये। उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट इन टेंटस लूकेस रिएजेंट। अगर आपको लूकेस रिएजेंट पढ़े हो बहुत अच्छे से तो आपको पता होगा कि टर्सरी जो लूकेस रिएजेंट होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, अनस्टेंटेनियसली रिएक्ट करता है, वो बहुत स्पीड से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 मार दो, आराम से इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें आते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद देखते हैं 64 नंबर पे क्या है। ठीक है, ये देखो 64 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आप आंसर मैच कर सकते हो, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, और बहुत ईजी कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बोथ कंपाउंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बोथ इतना कंपाउंड दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहाइडल। ठीक है, एंड डिफर इन द मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है,
तो अब इसे हमें देखना है कि क्या इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो अलग अलग होगा। तो हमें पता है कि जो CONH3 कंपाउंड है वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ए जो भी कंपाउंड है ये भी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो चलो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि कोबाल्ट जो होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से समझे। कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो होगा क्या, इसका सारे जो इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने की वजह से पेयरिंग हो जाएंगे। तो इसका जो अगर हाइब्रिडाइजेशंस की बात अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, D2sp2 हाइब्रिडाइजेशंस आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशंस तो चलो पता हो गया, लेकिन अब तो ये तो डाईमैग्नेटिक हो गया ना। तो डाईमैग्नेटिक होने के कारण क्या हो गया, मैग्नेटिक जो इसका जो आना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे दूसरे वाले में आओगे तो पहले का तो हमें पता चल गया कि ये तो 0 है, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है ये 0 है, लेकिन इसका मैग्नेटिक बिहेवियर 0 होगा ही नहीं। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट आएंगे, तो दोनों का सेम तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बट डिफरेंट इन देयर कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहाइड्रल बट डिफरेंट इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो हाँ, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफरेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात सही है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला क्या आ जाएगा, पहला वाला डाईमैग्नेटिक हो गया और ये दूसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालेंगे तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकल जाएगा, n बराबर 4 आएगा। अब 4 से स्पिन ऑनली फार्मूला में डालो और उससे निकाल लो, 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि हाँ इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो आ ही रही है, ठीक है। तो उसी से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि यहाँ पे जैसे इसका आंसर क्या मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो है, जो पहला ऑप्शन था वो क्या हो गया, वो तो हो गया डाईमैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं हुआ। और ए हो गया पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन 3 मार्क करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको क्लैरिटी तो आ ही गया होगा आई थिंक। चलो अब इस वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ग्रुप 16 द ऑर्डर ऑफ इतना। तो हाँ, हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर इसका देखा जाता है, ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसे अगर आपको पता है तभी आप कर सकते हो, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे और नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर यही होता है, हाँ हमें पता है कि बॉलिंग ऑर्डर का तो यही होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, हाँ स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स लिखा है तो दो वाले ऑप्शंस को काटेंगे, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड इतना ट्रू, ये तो नहीं पता है हमें अभी। बोथ स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, फॉल्स तो हो ही नहीं सकता है। तो एक ऑप्शन अगर हमें पता है तो हम दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कि H2O एक्सपेक्टेड इन हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑफ ग्रुप फलना प्रेजेंट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है कि H2O में बहुत अच्छा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, ये पता है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत आसान थे, अगर आपको मतलब वो बेसिक क्लियर हो तो आप कर लोगे। उसके बाद आते हैं 66 नंबर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ पे एन क्या बताता है, अगर आपको पता है, देखो अगर आपको पांचों चीज़ें पता नहीं हो तो आपको इतना तो पता होगा ना कि ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस क्या दिखाता है, ओरिएंटेशन, ठीक है, ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपको दिख रहा है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एल का आ गया 4 में, ठीक है, ए आया यहाँ पे 4 पे, ठीक है। अब यहाँ पे एल का तो मान हम एस का सॉरी एस का हमें पता है कि एस क्या दिखाएगा, स्पिन दिखाता है, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये तो पता हो गया। एल क्या दिखाता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, एल जो है ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अगर एन का देखा जाए तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, जैसे n1 हम लोग बोलते हैं ना कि एन ऑर्बिटल है कितना बड़ा होगा, साइज, ठीक है। तो एन क्या दिखा देता है कि एन दिखाता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो गया डी। और एल क्या दिखाता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, वो किस तरह के डम्बेल
डम्बल शेप में है या राउंड शेप में है, इस तरह की चीज़ें दिखा देता है। तो इससे आसानी से आप इसे मैच कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, इसे भी आप एलिमिनेट करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। अगर सारा चीज़ आपको पूरा मैकेनिज्म अच्छे से नहीं पता है, फिर भी आप इसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो 1 का आपको पता होना चाहिए कि 1 का क्या होगा। जैसे यहाँ पे जैसे आप इसे डालोगे, मान लो कि इसे ओजोनोलिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ओजोनोलिसिस करने के साथ ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने के साथ क्या होगा, ठीक है, O3 तथा ZnH2O डाला गया है। तो ये जो बॉन्ड है, ये फर्स्ट का हमें तो पहले पता चल गया कि हाँ, फर्स्ट का हम लोग आराम से कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड आया, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है 1 का आ जाएगा 4 में। ठीक है, तो 1 का तो हम लोग कर दिए 4। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है, ये हमें समझ में भी आ गया। उसके बाद आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर क्रोमियम ऑक्साइड हम लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर हम लोग अल्कोहल को कीटोन में बदलते हैं, क्यों, CrO3 ए, तो C का दूसरा हो जाएगा। अब जैसे ही ये दो चीज़ें आपको पता हुई, तो आप ऑप्शन ए को ईजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें पता भी ना हो तो। ठीक है, तो मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आप इलिमिनेट करके बनाते हो चीज़ों को ना, अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता है तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे और कोई ऑप्शन में है ही नहीं इस तरह का, तो हम इस तरह से चीज़ों को बहुत तेज़ी से मतलब सॉल्व कर सकते हो इसे। ठीक है, तो हम लोग इसे इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद आपको पता ही है B1 से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे एनहाइड्रस एनहाइड्रस डालने के बाद ये इस तरह का कंपाउंड बना देगा। ठीक है, तो B का कितना हो जाएगा, B का हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह से अगर D की बात की जाए तो एक KMnO4 तथा अल्कोहलिक एसिड डाल तो ये रिएक्शन करके A बना देगा। ठीक है, एक कॉल्बे रिएक्शन आपने पढ़ा ही होगा आई थिंक। तो कॉल्बे रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं इस वाले रिएक्शंस में। देखो इस रिएक्शंस में भी कुछ उतना है नहीं, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लोगे। देखो आपको क्या पता है कि BH3 तथा H2OH ये डालते हैं, तो जैसे कि देखो आपको पता है ना कि कार्बोकेटाइन तो यहाँ बनता नहीं है, तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक करता है और वहाँ पे अल्कोहल बनाता है, BH3 तथा H2OH। आपको इतना पता होना चाहिए था। आप अगर इतना भी जानते हो तो चीज़ों को कर लोगे आसानी से। जैसे आपको ये पता हुआ कि हाँ ये तो है, ठीक है, अगर BH3 तथा इतना डालेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा, वो भी यहाँ पे बनेगा, डायरेक्ट यहीं पे अल्कोहल लगेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे अल्कोहल लगा। ठीक है, अब अल्कोहल बना तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे, PCC। अगर हम लोग अल्कोहल है और यहाँ पे जैसे देखो PCC डालेंगे, तो PCC डालने के साथ ही क्या हो जाएगा, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, हमें ऑप्शन में भी वही दिख रहा है कि हाँ उसके बाद क्या डालना है हमको, PCC। तो ऑप्शन जो है वो हमारा, ये 4 ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द 4 ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। BH3 डालेंगे, H2O2 प्लस इतना, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। द रिएजेंट विच ग्लूकोज नॉट रिएक्ट ऑफ फलना, तो आपको पता है शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है, शिफ्ट रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता है। और ए वाला सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है इससे रिएक्ट ही नहीं करता है। तो B एंड E, तो B एंड E, ए ऑप्शन हो गया सही इसका। ठीक है, उसके बाद आओ यहाँ पे इस वाले क्वेश्चंस को देखो। यहाँ पे लिखा गया क्या है कि नंबर एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड एस ऑर्बिटल कार्बन एटम, जो कार्बन कार्बन के बीच है वो कौन कौन सा ऑर्बिटल जो बॉन्ड है वो पाया जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, जैसे ईथेन आपको दिख रहा होगा, तो ईथेन में तो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, इथीन में पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड भी होगा, एक पाई बॉन्ड भी होगा। और उसके बाद इथाइन में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड भी होगा और ए भी होगा। तो जब आप इससे ही मैच करोगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जिसका भी है कॉपी है, इसने मैच किया है इसमें, इसने इसमें इसमें, बाकी ये सारी चीज़ें करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। और C2 में क्या हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जो ऑप्शन 1 है 1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं फिर से। ठीक है, उसके बाद देखो एमोंग द 16 ग्रुप विच डज नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको पता है कि
जो PO होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ओस से टीपो। ठीक है, तो जिस तरह से नीचे जाते जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम होते जाता है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग फिजिकल के क्वेश्चंस में। फॉर विच ऑफ द रिएक्शंस फॉर द रिएक्शंस 2A प्लस इतना इक्विलिब्रियम में है, Kc का मान इतना दिया गया है, एट द गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज इतना। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं। ये भी हो जाएगा आसानी से। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे Kc और Qc का मान निकालते हैं, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे जो ए रिएक्शन आपको दिख रहा है यहाँ, चलो इसे इस रिएक्शंस को लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2A इक्विलिब्रियम में है B+C। ठीक है, B+C। तो अगर आप Kc का मान निकालोगे, ठीक है, तो Kc का मान कैसे निकलेगा, Kc लिखने के लिए क्या करना चाहिए, √B एंड √C, इस तरह से करो। उसके बाद √2A A, उसके बाद 2, इसका मान रखेंगे। यहाँ पे मान दिया गया है Kc का मान, यहाँ पे मान दिया गया है, तो उसे इसमें रखना है, और रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, Kc का मान जो वैल्यू आएगा इसका, ठीक है, Kc का वैल्यू एक मिनट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो कितना था, 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, 2 × 10⁻³ का होल 2। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा Kc का जो मान है वो Qc से ज़्यादा होगा। Qc ग्रेटर देन Kc, तो हमें पता है कि अगर Qc का मान Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा होगा तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन एंड टेंडेंसी गो टू इन द बैकवर्ड डायरेक्शंस, तो हम लोग इसे बैकवर्ड डायरेक्शन को मार्क करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर Qc, देखो Qc का मान कितना आएगा, अगर आप इसका Qc का मान निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, और Kc का मान निकालोगे, ठीक है, तो ये 1 से भी कम आएगा, यानी कि Qc का मान ज़्यादा हो रहा है, तो Qc का मान ज़्यादा होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं 73 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्हेनियस इक्वेशंस है। तो आर्हेनियस इक्वेशंस आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आर्हेनियस इक्वेशंस है क्या। तो हमें पता है कि आर्हेनियस इक्वेशंस होता क्या है। ठीक है, हम लोग इसी पे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ln K इक्वल टू क्या होता है, EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में R इंटू 1/T, ठीक है, प्लस log A। ठीक है, इसका एक फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस फार्मूलों को हमें क्या करना है कि इसे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने तो आपको आना चाहिए। हमें ग्राफ क्या बनाना है, K वर्सेस 1/T का। ठीक है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा log A। ठीक है, और स्लोप क्या हो जाएगा, -EA/RT। ठीक है, EA/R। ठीक है,
तो ए हो जाएगा मेरा स्लोप और ए हो जाएगा इंटरसेप्ट। और अब क्या करना है, अब हमें ग्राफ बनाने चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो अब जब ग्राफ बनाओगे तो हमें क्या करना है कि स्लोप को पॉजिटिव लेना है, ठीक है, स्लोप को माइनस में लेना है और इंटरसेप्ट को पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, दिस इज द बी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो आप जल्दी से इस इक्वेशंस को बस कुछ नहीं करना है, इससे देखो जो आप हमने आर्हेनियस इक्वेशंस लिखा ना, उस इक्वेशंस को लिखना है। उसके बाद के वर्सेस टी लिखना है। के को पहले वाई एक्सेस पे लेना, जैसे देखो के दिया है ना एल एन के, जैसे एल एन के दिया है तो इसे वाई एक्सिस पे ही लेना है, ठीक है। और 1/t को एक्स एक्सिस पे लेना है बस। उसके बाद ड्रॉ कर दो तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चंस क्या है, उसके बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विलिब्रियम के पी एंड के सी आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि के पी एंड के सी किस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। देखो सबको निकाल कर देखना होगा, ठीक है, सबको बारी बारी से निकाल के देखना होगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे CO2 है प्लस H2 है, तो जैसे ही इसे इक्विलिब्रियम में लिखोगे तो Kc इक्वल टू कितना हो जाएगा CO2, ठीक है, H2, उसके बाद CO फलना, तो डेल्टा Ng इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डेल्टा Ng का मान निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो 2 - 2 होगा, डेल्टा Ng का मान निकालोगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर Kp का मान निकालोगे, यहाँ पे अगर Kp निकालोगे तो Kp इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप जल्दी जल्दी से कर लोगे। Kc इक्वल टू RT अपॉन में डेल्टा Ng होता है, ठीक है, इतना होता है। तो Kp आप निकालोगे, उसके बाद क्या निकालोगे, Kp तो आप निकालोगे जब, तो RT अपॉन में डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng का मान कितना है, 0 है, तो डेल्टा Ng का मान 0 है तो RT तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि Kp अपॉन में Kc का चीज़ है इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरह से बस वो सारा में प्रोसेस करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस, ठीक है। आपको Kc का फॉर्मूला पता, ठीक है, Kc का फॉर्मूला, Kc तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है, Kc निकालने आता है आपको। अगर आपको Kp का फॉर्मूला नहीं पता है तो बता रहा हूँ कि Kc अपॉन में RT अपॉन में डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng निकालने आना चाहिए आपको। डेल्टा Ng में क्या करते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल रहता है, जैसे CO2 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद H2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल है 1 2, और इसमें भी फिर इसके इस साइड में देखो और इसके इस साइड में देखो, तो इसमें भी 1 और इसमें भी, तो 1 1 2 1 1 2, तो 2 - 2, तो डेल्टा Ng हम लोग निकालते हैं तो 0 आता है, ठीक है। बस ये चीज़ें अगर आपको आता है निकालने तो फिर आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। सेम प्रोसेस इसी में करना, ठीक है, बी में भी करके देखना। तो जैसे ही बी में भी करोगे ना तो बी का भी जो है आंसर वो सेम ही आ जाएगा उसी तरह से 4 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ठीक है, आप निकाल के देख सकते हो, बहुत आसान है, ये निकल जाएगा आपसे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये तो और ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि गिवन द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 देखना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलो द ऑर्डर, ठीक है, जो ये इस तरह का ऑर्डर फॉलो करेगा, जैसे कि नियोपेंटेन, उसके बाद आइसोपेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना था। उसके बाद ये ऑर्डर फॉलो करेगा। उसके बाद सेकेंड पढ़ना था, व्हेन द ब्रांचिंग इंक्रीज द मॉलिक्यूल्स एटम द शेप ऑफ अ स्फीयर, दिस रिजल्ट ऑफ स्मॉलर सरफेस area of the content due to the each intramolecular force between the spherical molecules weak, thereby the lowering the boiling point, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है, कि हाँ पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है मेरा, तो हम लोग पहले ऑप्शन को टिक करेंगे कि हाँ पहला ऑप्शन तो सही है मेरा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब हम लोग को देखना है कि ये दोनों चीज़ें कहाँ पे सही हो रही, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन को सही मारेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस में कि आगे क्या करना है हमें, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन तो पढ़े ही होंगे, इसमें देखना, ध्यान से देखना एलिमिनेट कैसे करते हैं सवाल को, ठीक है। देखो द कंपाउंड विच अंडरगो SN1 रिएक्शन विल फास्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि जो बेंजीन रिंग रहता है, अगर बेंजीन रिंग आपको दिख रहा होगा और बेंजीन रिंग में अगर कोई बियर लगा है तो इसे तो ऐसे ही काट सकते हैं ना, कि ये तो जाएगा ही नहीं, SN1 रिएक्शन देता ही नहीं है। अब यहाँ पे बियर दिख रहा होगा, तो बियर जैसे ही आपको दिखेगा
ठीक है। तो यहाँ पे बी आर दिख रहा है और ए बी आर की ए प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है, प्राइमरी कैटायन दिख रहा है, फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन SN1 रिएक्शन असंभव, इसको भी काट देंगे। ठीक है। अब इस ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे 3 डिग्री है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, यानी कि एलाइलिक है। तो हमें पता है कि जो एलाइलिक होता है ना, एलाइलिक पोजिशंस में वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। ठीक है। तो SN1 रिएक्शन फास्टर दोज कंपाउंड द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज, या ऐसे बोल सकते हो कि एलाइलिक जो पोजीशंस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन फास्ट देता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन से। ठीक है। तो हम लोग बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। ठीक है। देखो 2 ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, बेसिक नॉलेज से। उसके बाद फिर ये मार्क कर दो। तो अब हम लोग चलते हैं इस वाले क्वेश्चंस पे कि इसका एनर्जी कैसे निकालेंगे। ठीक है। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है। जैसे देखो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, n बराबर इतना दिया गया, हीलियम बराबर इतना, आयंस इज x बराबर फलना, देन दैट फॉर द इलेक्ट्रॉन इज n बराबर 2 फॉर फलना इन जूल में बताना है कि कितना होगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एनर्जी, ठीक है, H प्लस आयंस इन एनर्जी x माइनस x कितना दिया गया है, माइनस एक्स जेड। ठीक है। और जेड बराबर कितना दिया गया है, 2, n बराबर दिया गया है 1। तो एनर्जी जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो माइनस एक्स था, एक्स के टर्म में अगर हम लोग एनर्जी निकालेंगे तो एक्स का जो मान आएगा हमारे पास आ जाएगा कितना, 2.18, ठीक है, इंटू 10⁻−18 इंटू 2⁻²। ठीक है, इतना आया। इतना आने के बाद हम लोग एक्स तो निकाल लिए, तो एक्स है ना, तो अब हमें एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के फॉर्म में आएगा। और एक्स का जो एक्चुअल मीनिंग है, इस पॉजिटिव माइनस चार्ज को हम लोग पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू 2⁻², 18 इंटू 4 जूल। ठीक है, ये आएगा हमारे पास एक्स का मान। ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे बेरिलियम आयंस इन जेड। ठीक है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का मान जो है, सेम इसका भी निकालेंगे, देन इसके बाद हमारे पास आएगा एक्स का मान जो है -3 आ जाएगा। ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें वो लग रही हो तो अगर आपके पास नोट्स हो और आप बहुत अच्छे से पढ़े हो तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप यहाँ सीखोगे तो फिर तो दिक्कत है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं इस वाले क्वेश्चंस में, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज। ठीक है, कि किस में एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो कौन सा वाले ऑप्शंस जो हैं वो सही होने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ए लिक्विड वेपर इवोपरेट ऑफ वेपर, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए लिक्विड इवोपरेट टू वेपर। ठीक है, तो इसमें एंट्रोपी तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, इसमें दिख रहा है साफ कि इसमें एंट्रोपी बढ़ रहा है। तो ठीक है, उसके बाद क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर टू 130 केल्विन था। ठीक है, 130 केल्विन था। तो उसके बाद कितना हो गया, 0 केल्विन। ठीक है, तो ए तो नहीं होगा, तो बी तो नहीं होने वाला है, ए हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, एन सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना से इतना बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से Cl2 गैस है और A2Cl2 बना। ठीक है, तो इसमें भी आई थिंक एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। ठीक है, हाँ करेगा ही इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग आते हैं 4 वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ए तो सेम एनसीईआरटी को कॉपी करके दे दिया गया है। ठीक है, ऑन द हीटिंग ऑफ द, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एकदम सेम वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ऑन द हीटिंग ऑफ द सेम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फॉर द सॉलिड वेपर स्टेट विदाउट द पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, द टेक्निक यूज ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन द एवर प्रिंसिपल इज नोन एंड द सब्लिमेशन। ठीक है, तो इतना मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो इसे आराम से सब्लिमेशंस मार्क करो और निकलो इधर से। चलो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है,
इसे देखना थोड़ा सा ध्यान से, ये थोड़ा सा आपको फंसा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले ऑप्शंस को देखो। ठीक है, तो पहले ऑप्शंस को हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अच्छा CONH3NO2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे एक कौन सा आयन शो करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि आयनाइजेशंस आयन के फॉर्म में कौन सा आयन है। तो बी का हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं, पूरा क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये जो बी आपको दिख रहा है ABr और SO2 ए आयन के फॉर्म में है। तो जो बी वाला ऑप्शंस है, ठीक है, ये तो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये बी वाले ऑप्शंस को हम लोग मिलाते हैं आयनाइजेशन स्पेयर, यानी बी का जो हो गया वो 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, एलिमिनेट करके ही हम लोग बनाएंगे। बी का कितना हो गया 3, बी का 3 किस किस में है। ठीक है, बी का 3 इसमें है, क्या बोलते हैं, बी का 3 हमें दिख रहा है 2 ऑप्शन में। तो ऑप्शन 1 को काटते हैं, कट कर देंगे, ऑप्शन 1 को कट करते हैं और 2 को कट करते हैं, हटाते हैं इसे। उसके बाद देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो किस में है। ठीक है, अब हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर ए दिखा रहा है, ए वाला एटम। ठीक है, हमें 2 चीज़ें भी पता है तो बाकी चीज़ों को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या दिखा रहा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सी का 4 अब हम लोग देखेंगे तो अच्छा सी का 4 तो दोनों में है, तो हमें ये तो देखना ही नहीं पड़ेगा। अब हम लोग डी को देख सकते हैं, ए को। ठीक है, तो ए को हम लोग देखें, डी को देखते हैं। ठीक है, तो डी को देखेंगे तो हमें मिलेगा कि ये सॉल्वेंट के फॉर्म में है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसे देखोगे तो COH2O + Cl2, दिस इज द सॉल्वेंट फॉर्म। ठीक है, तो अब तो हमें डी का कितना पता चल गया, डी का पता है कि हमें डी का 1 होगा। तो डी का 1 होगा तो 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और तीसरे ऑप्शन को मार्क कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद आते हैं हम लोग 81 नंबर वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही है, अगर आपको थोड़ा सा भी पढ़े हो तो आपको हो जाएगा ये भी क्वेश्चंस। चलो इसमें आते हैं हम लोग। उसके बाद है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस। हाँ, ये तो नहीं देता है। ठीक है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट। ठीक है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू द गिवन सेंसेस। ये तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2, तो 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे अरेंज द फ्लोइंग द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसे आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि उसमें से हम लोग किसी जो नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, तो उसमें से उस आयन को निकालने के लिए कितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को आपको पता होना चाहिए कि उसका जो है 3p ऑर्बिटल होता है, हाफ फील्ड होता है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ नाइट्रोजन जो है उसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको जैसे ही पता चला तो हम लोग सी ऑप्शंस को कट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या पता चलना चाहिए कि अच्छा उसके बाद किसका होगा, कार्बन का। ठीक है, तो ये 1 ऑप्शंस को भी कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बोरोन और बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे देखोगे ना तो ये 2p, अगर बेरिलियम का बात किया जाए और बोरोन का बात किया जाए, ठीक है, तो बेरिलियम एस ब्लॉक में आता है, वो फुल फील्ड है। ठीक है, और अगर बात की जाए बोरोन की तो 2p1 में आएगा। बोरोन की बात की जाए तो 2p1 में, और बेरिलियम एस में आएगा। ठीक है, तो एस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल है, तो 4 ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देंगे। चलो इसे टिक करते हैं। उसके बाद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द हीलियन एटम इज, ठीक है, इसे ये निकालना है तो हमें 4 मोल्स ऑफ हीलियम आएगा इसका। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहोगे तो 4 मोल्स ऑफ हीलियम आएगा। ठीक है, उसी तरह से करना है। देखो एटम ऑफ 4 ग्राम ऑफ हीलियम इक्वल टू 4/4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर 2, तो ये आ जाएगा Na एटम इन 2 पॉइंट इतना लीटर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये। तो इसे हम लोग ऑप्शंस को जल्दी से मार्क करते हैं ताकि आप को समझ में आ जाए कि कैसे हुआ। चलो अब इसमें आते हैं, इसमें देखना
कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखना है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे भी 2 डिग्री है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कार्बोकेटाइन होता है वो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम लोग इसे मार्क कर देंगे। ठीक है, कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे आप हाइपर कंजुगेशंस भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको हाइपर कंजुगेशंस आता है तो आप हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन एच एटम को देखो कि कितना ज़्यादा हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन लगे, यानी कि हाइपर कंजुगेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, नहीं तो आप 3 डिग्री 2 डिग्री वाले से भी कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं इस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, कि जो हेनरी लॉ है वो क्या है। ठीक है, द हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच वैल्यू ऑफ द देयर फलना मोरबिली सोल्यूबली इन गैस। ठीक है, वाटर इतना एंड द इतना बार रिस्पेक्टिवली द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच वैल्यू ऑफ द गैसेस ए बी एंड सी इन वाटर गैस इतना एंड इतना बार रिस्पेक्टिवली द सोल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस वाटर। ठीक है, देखो लोजर द वैल्यू ऑफ के एच मोर विल द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, सो द सोल्युबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, के एच का के एच अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁻5। उसके बाद ठीक है, बोरोन का होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ए हो जाएगा। यहाँ पे इसका और आगे है क्या क्वेश्चंस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जब आप ऑप्शन देखोगे द हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच वैल्यू ऑफ द 3 गैसेस ए बी एंड सी वाटर आर इतना एंड इतना के बी आर रिस्पेक्टली द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस वाटर इन द फ्लोइंग ऑर्डर। ठीक है, कि ऑर्डर के प्रेजेंस में इसका जो है सोल्युबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है 4 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये मुझे उतने से इसका ऑप्शन ए है। उसके बाद आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो 86 वाले क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं करना है। द कंपाउंड एक्स कंटेन 32% ऑफ ए। ठीक है, 32% है। ठीक है, ए एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका, 20% ऑफ बी एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन, देन द एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो ए क्या दिया गया है, ए बराबर इतना। ठीक है, ए बी बराबर 40 एंड सी बराबर इतना यूएम। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, तो 32% एटॉमिक मास कितना हो गया 64, तो 32 अपॉन में कितना करना है 64 कर दो, 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 आएगा। उसी तरह से 20 इंटू 40 करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। उसी तरह से 1.5 आएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 एंड 3। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आएगा ए बी सी एंड 3, तो 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो 4 हो गया इसका। और ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मतलब हम लोग उससे करते आ रहे हैं। ठीक है, कि अगर इससे रिएक्ट करेंगे 3RPCl को तो क्या आ जाएगा 3, जैसे देखो रिएक्शन करने के बाद क्या चीज़ आता है 3RCl प्लस H3PO4। ठीक है, H3PO4 आता है, और इसे रिएक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा POCl3 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जो दूसरा है यहाँ पे हम लोग इसे कर लेंगे। उसी तरह से दिस कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ें, जैसे आपको क्या पता है पाई बराबर क्या है CRT। ठीक है, तो स्लोप अगर निकालोगे स्लोप, तो स्लोप कितना आ जाएगा RT, तो RT का मान कितना है 75 इंटू 73 लीटर। ठीक है, और T निकालना है हमें, तो T निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 310 केल्विन। ठीक है, अब इसे केल्विन को हम लोग क्या में बदल देंगे, डिग्री में बदल देंगे, तो 37 हो गया। तो दिस इज द राइट आंसर एंड सी। ठीक है, उसके बाद 89 वाले क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, 89 वाले क्वेश्चंस में आएंगे।
89 वाले क्वेश्चंस में क्या करना है कि जब इस मॉलिक्यूल को आप KMnO4+H इससे रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो ए बनेगा हमारे पास सबसे पहले तो एसिड के साथ में लगा रहेगा इस तरह का कोई ग्रुप मान लो, ठीक है, ये ग्रुप लगा हुआ है। फिर फर्दर इस एसिड को कुछ करना है ही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस कंपाउंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है इसे भी जान लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इतना इज ए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वेयर इतना इज ए हेट्रोलेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखना, तो ये जो स्टेटमेंट बताया जा रहा है यहाँ पे कि दिस कंपाउंड इज ए होमोलेप्टिक, ठीक है, एंड दिस कंपाउंड इज ए हेट्रोलेक्टिक। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 2 एटम है, जैसे एक अमोनिया है और एक क्लोरीन है, तो 2 एटम है तो हेट्रोलेटिक है, ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। कॉम्प्लेक्स इतना हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ द लिगेंड बट इतना हैज़ द मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। हाँ ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो 1 और 2, तो यानी कि ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहल साल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज एडेड टू प्रेजेंट द हाइड्रोलिसिस Fe+2 आयन, ठीक है, कौन सा आयन को वो किया जाता है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट NH ग्रेटर देन इतना, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डाइपोल मोमेंट है वो होगा NH3 इज द ग्रेटर देन अमोनिया ना, असंभव, देयर द कॉनिकल फार्मूला टू बी ड्रॉ दो इतना 3 कॉनिकल फार्मूला, हाँ तो ये 3 कॉनिकल फार्मूला ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। देखो अगर आप इसका डाइपोल मोमेंट निकालोगे ना तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये तो सेम होने वाला नहीं है, तो ये इसका जो है दूसरा ऑप्शन जो है 92 का वो सही होगा, क्यों, क्योंकि ये 3 ठो कॉनिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे, ठीक है, चाहे आप NCERT वाला बुक देखोगे ना तो फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है कि आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, तो सेकेंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आएंगे, अब ये इधर देखेंगे कि इधर क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये जो है क्वेश्चंस है एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोल रहा है कि गिवन द ब्लोइंग सर्टेन कैटायन यूजिंग द इनऑर्गेनिक क्वालिटी एनालिसिस ग्रुप द इंक्रीजिंग ऑर्डर ग्रुप ऑफ फलना, तो क्या कॉपर +2 कितना ग्रुप से होगा, ग्रुप 2 से होगा, ठीक है। अगर एल्युमिनियम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम +3 ग्रुप, 3 ग्रुप, कॉपर +2 ग्रुप से, ठीक है। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट कितना से आएगा 4 से, एंड बेरिलियम 5 से, और मैग्नीशियम क्या है वो 6 से, ठीक है। तो आप इसे मैच कर दो, ठीक है, तो आप इसे मैच करोगे तो 3 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इस कंपाउंड को अच्छे से देखना, इसमें थोड़ा सा मतलब वो है, बाकी और कुछ है भी नहीं, ध्यान से देखने की कोशिश करना, बस चीज़ों को हो जाए। देखो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो CN है, लिगेंड है, न्यूक्लियोफाइल है, इसे I को रिप्लेस करेगा, CN लगेगा, CN को अगर हाइड्रोलिसिस पार्शियल किया जाता है तो एमाइड बन जाता है, ठीक है। हमें पता है कि अगर इसे पूरी तरह से हाइड्रोलिसिस किया जाता तब तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है तो एमाइड बनेगा। और जब हमें पता है कि एमाइड को NaOH तथा Br2 से रिएक्ट करते हैं तो हम एक रिएक्शन होफमैन रिएजेंट करके एक रिएजेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, तो उस रीअरेंजमेंट के बाद जो है ए प्रोपाइल एमाइन फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखो अब पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप करना चाहूँ तो एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने में ना कम से कम तो 6 से 7 मिनट लगेंगे पूरा मैकेनिज्म बताने में, ठीक है। तो आप आंसर देख लो, और आपके नोट्स में पढ़े होंगे ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, जहाँ से भी आप पढ़े हो आपके नोट्स में पढ़े होंगे, ठीक है। चीज़ें उस समय याद नहीं आती है कभी कभी, तो उसमें दिक्कत ही होता है, बाकी चीज़ें तो मतलब आपके सारे नोट्स में ही होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर होगा, ठीक है, देखो
सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शंस क्वाड्रेप्ट व्हेन द टेम्परेचर चार्ज फलना 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 कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला ही होता है, लोग के बराबर फलना फलना ई अपॉन फलना फलना फलना, ठीक है। तो उस फॉर्मूले में बस इसे फिट करना है और फिट करने के बाद इसका सिर्फ मान निकालना है। तो मान निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। ठीक है, एक फार्मूला ही होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, वही फार्मूला सब जगह लग रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो, एक ही फार्मूला है और उसी फार्मूले को लगाना है, बस आपका कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए, तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। उसके बाद देखो, कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन इज सेलेक्टेड विजुअल द इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन ऑफ फलना, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी वही चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, कि अगर मान लो एट 0 पे 0.1 मोल है, ठीक है, तो एट टाइम पे कितना होगा, तो अल्फ़ा को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो जब उसे घटाएंगे हम लोग, ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें प्रोसेस होंगी। और सेम उसी तरह से केसी निकालना है, केसी निकाल लोगे, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान जो आएगा वो आएगा आपका 2, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, देखो आपको पहली बात कि आपको तो चीज़ों का बेसिक पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या करना है कि आप इसे आइडेंटिफाई किए ना कि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ना लिखने के लिए बन रहा है ना कुछ बन रहा है, तो मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में इस तरह से चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ कम से कम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 97 वाले क्वेश्चंस पे। देखो W बराबर एक ही फॉर्मूला होता है हमें, द वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए एक्सपांसन 1 ऑफ द मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस फलना द प्रेशर ऑफ इतना एटमॉस्फेयर। देखो अब W बराबर अगर हमें पता है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन बराबर क्या होता है, -2 × 303 nRT log P1/P2। अब 2 ठो प्रेशर यहाँ पे दिया गया है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस मान पुट करना है और आपका इक्वेशंस में जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको फार्मूला पता है और आप चीज़ों को बहुत आसानी से लगाते हो तो बस एक सिंपल सा फार्मूला है। W बराबर क्या होता है, -2 × 303 nRT, ठीक है। उसके बाद log P1/P2, ठीक है। बस ये फार्मूला को लगाओ और बना डालो, और जैसे ही बनाओगे तो 4 आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से इस वाले क्वेश्चंस में भी किया गया है, ठीक है। सेम फार्मूला है, मास ऑफ ग्राम इन कॉपर डिसोप्ट पासिंग थ्रू करेंट थ्रू द वोल्टेज। तो W बराबर हम लोग क्या, हमें W बराबर क्या पता है, जो फार्मूला होता है W बराबर होता है Z × I × T। बस फार्मूले में चीज़ों को बैठा और उसके बाद आंसर पा जाओ, ठीक है। तो आंसर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस था, ठीक है। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता है तो फिर करते रहो, फिर तो होने ही वाला नहीं है, ठीक है। तो जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। फार्मूला याद है आपको, कैलकुलेशन अच्छे से आता है, तो और इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, आप भी देख रहे होगे। अब यहाँ पे जैसे PbR3 से हम लोग अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो रिप्लेस कर देता है, OH को हटाएगा। तो OH को हटाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ऑप्शन को काटेंगे पहले, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस को काटें, उसके बाद ये जो रिएक्शंस हुआ, ये क्या कौन सा रिएक्शन हुआ, SN2 रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे अल्कोहल दिया गया है ये जाएगा E2 रिएक्शन, ठीक है। तो E2 रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बना देगा, ये B प्रोडक्ट बना देगा, तो तीसरा का ऑप्शन, ठीक है, 99 का A ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओ तो ये जो दिया है F ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। द पेयर ऑफ लेंथेनाइट्स बीच ऑफ द फलना, तो LaND, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखना, इस तरह का कोई लेंथेनाइट्स वाला वो होता है, ठीक है। LaCePrNdPm इस तरह से जाता है। तो आपको बस इसमें इतना ही पता रखना था, ठीक है, कि इसमें जो होता है EU 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि EU तो 7 इलेक्ट्रॉन देता है, EU जो है +2 जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। और इसमें बस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, पेयर ऑफ लेंथेनाइट्स आयन विद डाईमैग्नेटिक। भैया हमें पता है, बस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए था, बीच वाले चीज़ कि कौन सा सबसे ज़्यादा देता है, यूरोपियन, ठीक है। तो हमें पता चला गया कि हाँ यूरोपियन तो सबसे ज़्यादा देता है, ठीक है। अगर वो 3 फॉर्म में हो तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा +3, तो इसे काटते, आप इसे काटते, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा था,
ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा था कि कौन सा डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, डाईमैग्नेटिक। तो अब आप इजीली निकाल पाते कि हाँ ये जो मॉलिक्यूल है ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ, फिर से मैं बोलूँगा कि ये मेमोरी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन ही था। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ पता थी तो आप आराम से कर सकते थे। तो आपको आंसर बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा दिया हूँ मैं, इसमें आपको लगभग आई थिंक आंसर ही मिला होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका पूरा डिटेल में चाहते हो ना तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ताकि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में पूरे विथ मैकेनिज्म के साथ आपको वो करके दिखाऊं। ठीक है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके नोट्स में होगा चीज़ें। ठीक है, आप वहाँ पे देखोगे आसानी से मिल जाएगा, और शायद आप कर भी लिए होगे फिर अगर घर आके बनाए होगे तो। ठीक है, तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।